Hello students, how are you all? I hope you all are well and safe at home. I Veena Rani from Wisdom School. Welcome back all of you in Hindi class. Open page number 77. देखिए पेज नंबर 77 पे क्या है, पाठ 10 हवा चली, जो कि हम पहले रीड कर चुके हैं। आई होप आपने भी इस कविता को अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। अब देखिए पेज नंबर 79। पेज नंबर 79 पे क्या है, इसका अभ्यास कार्य है। आज हम वो करेंगे। तो इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत कविता के रचयिता का नाम। रचयिता मतलब ये कविता किसने लिखी, रची। देखिए ये लास्ट में जो ना लिखा है योगेंद्र दत्त, ये क्या है, कविता के रचयिता। तो इनका नाम हम लिख देंगे योगेंद्र दत्त। प्रस्तुत कविता के रचयिता का क्या नाम है, योगेंद्र दत्त। हवा किसको बुहारती है, पाठ में आपने पढ़ा ना, देखिए हवा पहाड़ को बुहारती है। ये देखिए पहाड़ को बुहारती, तो हवा किसको बुहारती है, पहाड़ को। प्रश्न 1 है, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। कविता के आधार पर हवा में क्या नहीं है, चंचलता, स्थिरता, अस्थिरता। कविता के आधार पर हवा में क्या नहीं है, चंचलता है ना उसमें, अस्थिरता भी नहीं है, कभी वो कहीं चली जाती है कभी कहीं चली जाती है, मतलब टिका नहीं है उसके अंदर। तो स्थिरता नहीं है। हवा में क्या नहीं है, स्थिरता, अस्थिरता भी है, चंचलता भी है। हवा किसको पुकारती है, गुबार को, बहार को, पहाड़। ये देखिए गुबार को पुकारती, तो इसका उत्तर क्या आएगा, गुबार को। इसको हम सही का निशान लगा देंगे। हवा कुछ देर के लिए कहीं भटक जाती है, यानी उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो क्या होता है, प्रसन्नता होती है, खलबली मच जाती है, ढूंढने लगते हैं। हवा कुछ देर के लिए कहीं भटक जाती है यानी उसकी मात्रा कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है, खलबली मच जाती है। उसके बाद देखिए प्रश्न 3 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को अपने शब्दों में लिखिए। इसे उठा उसे पटक, इसे उठा उसे पटक। तो हवा कभी किसी को उठाती है तो कभी किसी को पटक देती है, तो कभी पटक देती है, कभी किसी चीज को उठाती है तो कभी पटक देती है। यहां अटक वहां मटक, कभी कहीं अटक जाती है तो कहीं चलने लगती है। इसे सटक उसे गटक, कभी किसी चीज को हिला देती है, सटका मतलब सटक देती है, हिला देती है, तो कभी गटक, गटक क्या होता है, निगलना, निगल लेती है। उसके बाद है, कभी कहीं गई भटक, हवा कभी कभी कहीं भटक भी जाती है। मचा अजीब खलबली, वह अजीब हलचल मचा देती है। खलबली हलचल, वह अजीब हलचल मचा देती है। हवा चली, हवा चली, हवा चलने लगी, हवा चलने लगी। तो ये काव्य पंक्तियां थी, हमने उसको अपने शब्दों में लिखा है। उसके बाद देखिए भाषा ज्ञान। दिए गए शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। हवा, वायु, पवन। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समान अर्थ बताने वाले शब्द। समीर, पहाड़, नग, पर्वत, शैल, अचल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तुक वाले शब्द लिखिए, तुक वाले। गली, नली, बन गई ना तुक। उतारती, पुकारती, पड़ी, खड़ी, बिफर,
शिखर, उधर, उभर, उधर, उभर, झोपड़ी, चौकड़ी या खोपड़ी भी लिख सकते हो, झोपड़ी, खोपड़ी, चौकड़ी, भटक, लटक, बुहारती, इसका भी आप पुकारती लिख सकते हो, निहारती, पुकारती लिख लो। प्रश्न 3 है, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के सामने उचित क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब क्रिया शब्द क्या होता है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चले कि क्या काम हो रहा है। देखिए जैसे उदाहरण, हवा चलती है, अब चलती है इन्होंने अलग रंग में लिखा है ना, तो ये क्या है? क्रिया शब्द है। काम क्या हो रहा है? चलने का। ऐसे ही हमने भी इनको क्रिया शब्द देना है, क्रिया के बिना वाक्य ही नहीं पूरा होता। हवाई जहाज, हवाई जहाज, हवाई जहाज क्या होता है? उड़ता है ना, उड़ता है। चिड़िया उड़ती है। नाव, नाव चलती है। सांप रेंगता है। फूल खिलते हैं। गाड़ी चलती है। अब इसमें देखिए प्रश्न 4 है, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद कि ये जो शब्द दिए हमें, इनको बिल्कुल टुकड़ों में, कि इसमें कौन सी मात्रा मिली हुई है, कौन सा व्यंजन है, सबको हमने अलग अलग करना है। अब देखिए सबसे पहले हम वर्ण विच्छेद में क्या करेंगे? रुकी, रुकी का वर्ण विच्छेद करेंगे। ये आपने पहले भी किया हुआ है। अब रुकी में सबसे पहले र की आवाज आ रही है ना, ये र व्यंजन है। ये र व्यंजन हम लिख देंगे और हर व्यंजन के नीचे जो है हलंत लगेगा जब हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। विच्छेद क्या होता है? काटना, मतलब टुकड़े टुकड़े, वर्ण के टुकड़े करना। ये शब्द के जो है हर वर्ण लिख लिख के उसका विच्छेद करेंगे हम। तो रुकी में र की आवाज आ रही है, र। जब भी हम पहले वर्ण विच्छेद करेंगे, व्यंजन जहां भी आएगा उसके नीचे हलंत लगेगा। इसको बोलते हैं हलंत। ये जो मैंने ये लगाया इसको हलंत बोलते हैं। अब र को कौन सी मात्रा लगी हुई है? मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। ये देखिए र को मात्रा हमेशा, ये क्या है? र का पेट है, पेट में लगती है। ये क्या है? र का पेट है। ऊ की मात्रा जो है र को हमेशा उसके पेट में लगती है। जब इसके अंदर ये वाली मात्रा, ये तो है छोटे ऊ की मात्रा, जब देखिए ऐसे ऐसे लगेगी ना, गोली गोली बन गई ना इसमें, तो वो कहलाएगी र को बड़े ऊ की मात्रा। अब इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। मात्रा हमेशा स्वरों की होती है, तो स्वरों की ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ऊ, यानी र हलंत वाला, फिर उसके अंदर ऊ की मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया? रू। अब की में क व्यंजन है, व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है, ये तो हमने भूलना ही नहीं। और क को कौन सी मात्रा है? ई की, ये हम ई लिख देंगे यहाँ पे। ये इसका वर्ण विच्छेद हो गया। अब क्या है? अजीब। अजीब में पहले क्या है? अ स्वर है, स्वर के नीचे कोई हलंत नहीं आएगा, कोई मात्रा नहीं आएगी, स्वरों की खुद की मात्राएं होती हैं। उसके बाद आ गया जीभ। अब जीभ में पहले क्या है? ज व्यंजन है ना, ज व्यंजन के नीचे हमने हलंत लगा दिया। अब ज को कौन सी मात्रा है? ई की, तो हम यहाँ ई लिख देंगे। अब क्या है? ब के नीचे हलंत। अब जिस व्यंजन के कोई मात्रा ना हो तो उसमें क्या छुपा होता है? अ छुपा होता है, तो यहाँ अ लिख देंगे। अब ये क्या है? संवारती। अब ये स की आवाज आ रही है ना, स व्यंजन है, व्यंजन के नीचे
हलंत लगाएंगे। अब इसको कौन सी मात्रा है? अंग की। अ के ऊपर चांद बिंदु, जिसको आप बोलते हो अंग की मात्रा, ये लिख दिया हमने। अब वाह है ना, वाह, इसके बाद व लिख देंगे, व के नीचे हलंत, आ की मात्रा। अब क्या है? र के नीचे हलंत, र में कोई मात्रा नहीं है तो यानी अ छुपा हुआ है, अ लिख देंगे। उसके बाद क्या है? त के नीचे हलंत, क्योंकि व्यंजन है, ई की मात्रा है, ई लिख देंगे। उसके बाद क्या है? उतावला। अब ऊ, पहले ऊ है ना, ऊ व्यंजन स्वर है, स्वर को कोई मात्रा नहीं होती, ऐसे कैसे हम लिख देंगे? तावला, त के नीचे हलंत, व्यंजन है, आ की मात्रा, आ लिख देंगे। व के नीचे हलंत, व्यंजन है, व में अ छुपा हुआ है, कोई मात्रा नहीं है तो अ छुपा हुआ है। ल के नीचे हलंत, अब इसमें मात्रा कौन सी है? आ की, तो आ लिख देंगे। अब करेंगे इसके शुद्धलेख और शब्दार्थ। बुहारती, चौकड़ी, बिफर, उतावली, शिखर, खलबली, संवारती, नीडर, शिखर, ये शिखर दोबारा आ गया, इसकी जगह करेंगे हम धमाल, झोपड़ी। अब देखिए इसके शब्दार्थ। सटकना, खिसकना, सटकना, खिसकना। खलबली, हलचल, खलबली, हलचल। बुहारना, साफ करना, बुहारना, साफ करना। संवारना, सुंदर बनाना, संवारना, सुंदर बनाना। मनचली, मनमोजी, मनचली, मनमोजी। धमा चौकड़ी, उछल कूद, धमा चौकड़ी, उछल कूद। बिफरना, नाराज होना, बिफरना, नाराज होना। तितर बितर, इधर उधर, तितर बितर, इधर उधर। चपल, चंचल, चपल, चंचल। प्रश्न उत्तर देखिए इसका। प्रश्न ये देखिए, ये है ना प्रश्न उत्तर। प्रश्न 2 में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ये करेंगे हम। हवा कहीं बुरी कहीं भली से कवि क्या कहना चाहता है? बुरी मतलब जो पता ही है आपको, बुरी क्या होता है? किसी के लिए जो अच्छा न हो, है ना, वो हो गया बुरा। भली, अच्छी। तो इस कविता में आया है कहीं बुरी कहीं भली, तो इससे मतलब कवि क्या कहना चाहता है, उसका क्या तात्पर्य है कहने का? जब हवा तूफान का रूप ले ले, आप देखते हो ना कई बार इतना आंधी तूफान होता है, इतना नुकसान होता है हमारे देश में, तो जब हवा तूफान का रूप ले ले और खलबली मचाकर सब कुछ तहस नहस कर देती है, जब हवा तूफान का रूप ले ले और खलबली मचाकर सब कुछ तहस नहस कर देती है, साथ ही साथ प्राकृतिक संपदा को भी नष्ट कर देती है। साथ ही साथ प्राकृतिक क्या होता है? प्रकृति से संबंधित, हमारी नेचर से संबंधित संपदा, संपत्ति को भी नष्ट कर देती है। नष्ट, नुकसान पहुंचाती है, मतलब खत्म कर देती है, तो वह बुरी। और जब मनुष्य को सुकून दे तब वह भली कहलाती है। जब मनुष्य को सुकून देने के लिए आए तब वह भली कहलाती है। हवा नाराज हो जाती है, प्रश्न 2 है, हवा नाराज हो जाती है तो क्या करती है? जब हवा नाराज हो जाती है तो वह बहुत नुकसान पहुंचाती है। जब हवा नाराज हो जाती है तो वह बहुत नुकसान पहुंचाती है। कई खंबे तथा ऊंचे बने महलों को भी तहस नहस कर देती है। जब हवा नाराज हो जाती है तो वह बहुत नुकसान पहुंचाती है। कई खंबे तथा ऊंचे बने महलों को भी तहस नहस कर देती है। तो बच्चों आपने भी इसको कंप्लीट करना है, मैं इसका PDF भेजूंगी, और लर्न भी करना है। ओके, टेक केयर बच्चों।